students. Hello, my dear students, my dear subscribers, and all the viewers. Hi, everybody. Hi, everyone. Good morning, all of you. I am Ranjit sir before all of you, and today we are discussing about the third method of representation of set. In the last two class, we have discussed about the set. What's the set, what's its kind, and what's the representation. And in representation we have discussed about the roster form and set builder form. In this class we are discussing about the third method, Venn diagram. The third representation, Venn diagram is very important things. So we are discussing about the Venn diagram and some more facts related to the Venn diagram and set theory. And so let's start. हाँ, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, हिंदी वाले या स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट से बने रहिए, सारे बने रहिए। हिंदी में ही अंडरस्टैंडिंग होगा, हिंदी में ही लेक्चर होगा, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सिंग होगा, इंग्लिश में लेक्चर होगा और अंडरस्टैंडिंग ईजिली ग्रैब होगा। बने रहिए सारे, सीबीएसई वाले, आईसीएसई वाले और स्टेट बोर्ड वाले, हिंदी मीडियम वाले सारे बने रहिए। सबका मोस्ट वेलकम, हॉट वेलकम। ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन जो कर लिए थे, रिकैप कर दूं। हम लोग क्या डिस्कस कर लिए थे? सेट के डेफिनेशन को, काइंड्स को और एग्जांपल को। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेट। यहाँ लिख दूं कि सेट थ्योरी चल रहा है ना, सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। ये मैं इसलिए लिखता हूँ डियर स्टूडेंट्स, समुच्चय सिद्धांत ये इसलिए लिखता हूं कि देखते ही पता चल जाए कि सेट थ्योरी चल रहा है। और ये थर्ड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट होगा या फोर्थ पार्ट होगा, ये हम भूल रहे हैं, लेकिन 2 या 3 पार्ट्स दे चुके हैं। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, है ना। इसका 2 पार्ट हो चुका था, एक थर्ड पार्ट रह गया था। थर्ड पार्ट तीसरा ये वेन डायग्राम के नाम से आप लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, डायग्राम। और उसके बाद ऑपरेशन पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑन सेट कह लीजिए या सेट्स कहिए, सेट्स पे या सेट ही कहिए, दोनों सही है। ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन में आ जाता है डिफरेंस, दूसरा आ जाता है इंटरसेक्शन, यूनियन, पहले यूनियन देखिए, यूनियन, और तीसरा आ जाता है इंटरसेक्शन। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये तो पहले ही 10th क्लास वाले पढ़ चुके हैं, कुछ 9th क्लास वाले भी पढ़ चुके हैं। पढ़े तो बहुत चीज़ है हम लोग, है ना, बट क्या होता है उसका एक्सप्लेनेशन और डीपनेस, गहराई बढ़ते जाता है, डिटेल्स बढ़ते जाते हैं। एक चैप्टर का एक मोटी बुक, एक थिक बुक तैयार हो जाता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, सीनियर क्लास में जाते हैं। तो ये आपके मैच्योरिटी के अनुसार, मीन्स आपके क्लास के अनुसार आपको प्रोवाइड किया जाता है सारे नॉलेज। तो सेट थ्योरी तो वही है, बेसिक चीज़ें तो वही रहेगी, लेकिन अब कुछ थोड़ा सा डिफरेंस और आगे, क्योंकि ये सेट थ्योरी का उस समय आगमन हुआ था। हाँ, एक बात और बता दूं कि 18th सेंचुरी, हाँ 18th नहीं, 19th सेंचुरी कहने का मतलब क्या हुआ
कि 1800 से 1900 तक के बीच का जो टाइम पीरियड है, 1800 से लेके 1900 तक का जो पीरियड है, इसे 19 या 19th सेंचुरी कहते हैं इसे। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI रिसर्च हुए, इन्वेंट हुए साइंस में, मैथ में। और ये 1840 से 1899 तक के एरा को या टाइम पीरियड को कह लीजिए, इसको सेकेंड रिवॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता है, और फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता है 17 to 1840 को। मीन्स 1760 से लेके आपको ये लिख देता हूँ यहाँ याद रखिएगा, 1760 से लेके 1840 तक, है ना। ये जो टाइम पीरियड है ना, ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन कहलाता है, फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री। और एंड देखिए 1840 टू 1899 क्या कहलाता है, सेकेंड रिवॉल्यूशन कहलाता है ऑफ इंडस्ट्री, है ना। ए रिवॉल्यूशन इंडस्ट्री का फर्स्ट रिवॉल्यूशन, सेकेंड रिवॉल्यूशन इसलिए कहा गया है कि बहुत ही सारे इन्वेंशन, रिसर्च इसमें हुआ था, जिससे इंडस्ट्री को मतलब इंडस्ट्री में एक ऐसा रनिंग हुआ कि इसको फर्स्ट रिवॉल्यूशन नाम दिया गया। और 1840 से 1899 तक में ऐसा रिसर्च और इन्वेंट हुआ, इसे सेकंड नाम दे दिया गया, सेकंड रिवॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, है ना। ये हम इसका इसलिए जिक्र कर रहे हैं, आपको कोई पूछ सकता है ना, कोई पूछ सकता है, तो थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब चलते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़े थे। इसमें बहुत सारे डेट हैं, जैसे जैसे याद आते रहेगा हम लिख देंगे, बहुत सारे डेट दूंगा मैं इसमें। क्यों हुआ, क्यों कहा गया, बहुत सारे इन्वेंशन हुए, तो क्या क्या इन्वेंशन हुए, एक दो एग्जांपल में बताइए सर। मैं जैसे याद आते रहेगा मैं लिखते जाऊंगा। देखिए हम लोगों को पढ़ना है, यहाँ हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, वेन डायग्राम डिस्कस करना है। उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद डिफरेंस। सबसे पहले यूनियन को उठाते हैं, क्या यूनियन उठाते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स या सेट। अब देखिए यूनियन ऑफ सेट क्या है, एक एग्जांपल पहले देता हूं, उसके बाद आप को फिर डेफिनेशन लिख दूंगा, इजी वे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। देखिए लेट अस कंसीडर सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये है ना 5। सेट B इक्वल टू 10 11 12 13 14 एंड 15, ये हुआ। अब सेट यूनियन ऑफ सेट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, यूनियन ऑफ सेट। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे इस साइन से डिनोट करते हैं, है ना। आप वर्ड सिंपल यू जैसे लिखते हैं, लेकिन बिगर साइज में लिखेंगे, इसे यूनियन से डिनोट करते हैं, है ना। तो यूनियन, तो ए यूनियन बी हम निकालते हैं, ए यूनियन बी अगर फाइंड करते हैं तो देखिए गौर से नोटिस कीजिए, इसमें जितने मेंबर हैं सारे लिख दीजिए, इसमें भी जितने मेंबर हैं सारे लिख दीजिए, है ना। तो लिख डालिए 1 2 3 4 5, फिर 10 11 12 13 14 एंड 15। इसको अंडर ब्रैकेट कर दे, ये मिडिल ब्रैकेट का साइन होता है। ये हो गया यूनियन, क्या हो गया, इसका यूनियन हो गया। अब थोड़ा कन्फ्यूजेबल प्रॉब्लम देता हूँ, कन्फ्यूजेबल एग्जांपल देता हूँ। देखिए सपोज कीजिए
एक्स है, एक्स नहीं कहिए इसको, पी कह लीजिए, पी कोई सेट है और है, हाँ ये है ए ई आई ओ यू, ये क्यू है हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए से लेके ए बी सी डी डॉट 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 अप टू जेड, टू जेड। तो यहाँ पी यूनियन क्यू कैसे लिखेंगे, पी यूनियन क्यू कैसे लिखेंगे? तो आप यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं, क्या कंफ्यूज कर सकते हैं? यहाँ तो एक एग्जांपल और देता हूँ, आपको कंफ्यूज करवा के रहूँगा। देखिए मान लीजिए सी कोई है 1 2 3 4 5, हाँ, और डी कोई हमारा सेट है 1 2 3 डॉट 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 अप टू 10। इसका सी यूनियन, हाँ सी यूनियन डी कैसे फाइंड करेंगे, है ना? तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ए 1 2 3 4 5 6 7, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि 1 से लेके 10 तक आ जाएगा सी यूनियन डी में, 1 से लेके 10 तक आ रहा होगा कि 1 से लेके 10 तक। लेकिन कुछ ऐसे भी महानुभाव होंगे, कुछ ऐसे भी महाशय होंगे जिनके मन में ये आ रहा होगा 1 2 3 सारे लिखने हैं सर, इसका 1 2 3 लिख दीजिए, 1 से लेके 5 तक, इसका भी 1 से लेके 5 तक लिख लीजिए और 10 उधर मतलब 10 तक पहुंचा दीजिए, ऐसा है ना? लेकिन नहीं, डबल टाइम नहीं लिखाएगा, सिंगल टाइम ही जो मिल रहा है वो सिंगल टाइम ही लिखाएगा, डबल टाइम नहीं लिखाएगा। मैं यही कहना चाह रहा था इसमें। तो 1 से लेके 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 10, अप टू 10, ये हो गया हमारा सी यूनियन डी। क्या हो गया? सी यूनियन डी हो गया। इस तरह से यहाँ पे देखिए इसमें वोवेल है ए ई आई ओ यू, और इसमें ए भी ए से लेके स्टार्ट हुआ जेड तक चला गया है, तो ए ई आई ओ यू इसमें भी है। तो आपको डबल टाइम्स नहीं लिखने हैं, डबल टाइम्स नहीं लिखने हैं, आपको सिंपली इसी के सिंगल टाइम भी लिखने हैं, जो कॉमन है वो भी लिखने हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखने हैं, जो दोनों में है वो तो लिखने वो भी लिखने हैं, और जो नहीं है वो भी लिखने हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में लिखने हैं। अब ऐसा नहीं है कि पहले जेड रख देना है, पहले ई रख देना है, या एस को पहले रख देना, ऐसा नहीं, सीक्वेंस में लिखिए, है ना? एक ऑर्डर में लिखिए, पहले ए आता है तो ए ही लिखना है ना? तो ए लिखिए, ए लिख दिया। अब ऐसा ऐसा किसी के दिमाग में आ रहा होगा, पहले इसको लिख लेता हूँ, है ना? पी वाले सेट को, पी के सेट के सारे मेंबर को पहले लिख लेता हूँ, नो नो ऐसा नहीं। देखिए पी के ए के बाद बी आता है, बी आता है तो बी लिखिए, है ना? अल्फ़ाबेट का भी ध्यान रखना है, एक ऑर्डर में, मैनर में। देखिए बी लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर डी लिख दिया, ई लिख दिया। यहाँ ए ई आई ओ यू है, ऐसा नहीं देखना है कि पहले इस सेट को लिखना है उसके बाद इसके मेंबर को लिखना, ऐसा नहीं। दूसरा, डबल टाइम्स नहीं लिखना है, किसी भी मेंबर को डबल टाइम्स नहीं लिखना है। किसमें? यूनियन फाइंड करते समय। किसका यूनियन? सेट का यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो डबल टाइम्स नहीं लिखना है। ए बी सी डी ई डॉट 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 अप टू जेड, अप टू जेड। इसमें सारे आ गए, क्या आ गए? इसके सारे मेंबर इसमें आ ही गए। ए से लेके स्टार्ट कीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आ गया, जे जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर सारे आ जाते हैं, है ना? तो ये हो गया पी यूनियन क्यू। तो हमने इस एग्जाम्पल को क्यों उठाया? एक तो सिंपल एग्जाम्पल था, यहाँ पे सेट ए वन ये वाला था सिंपल एग्जाम्पल, फिर इसको उठाया, इससे इसको छोड़ के फिर मैंने इसे लाया आपके सामने। यही कंफ्यूजन ना हो कि डबल टाइम्स ना लिखें किसी मेंबर को, है ना? यूनियन में सिंगल टाइम्स ही लिखना है। तो अब इसका शॉर्ट क्या लीजिएगा, ये तो इजी है। अब इसका डेफिनेशन हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करने के लिए इसको पहले इरेज करता हूँ, लेना है ले लीजिए, आप शॉर्ट लेना है ले लीजिए। चलिए अब देखिए डिफाइन कैसे करते हैं इसको। तो डिफाइन कर दीजिए, a set is prepared by taking all the elements देखिए union of set
यूनियन ऑफ सेट्स। आ, हाँ यहाँ लिखता हूँ, आ सेट which is prepared, which is prepared, बनाया गया है by taking, by taking by taking by taking by taking all the elements, elements कह लीजिए या मेंबर कह लीजिए, elements in all the elements in the given considering, given set लिख दीजिए, given set, given sets, given more than one set, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर यूनियन निकालना है ना तो एक सेट से कम नहीं चलेगा, मोर देन वन होना चाहिए, है ना। गिवन मोर देन वन सेट, वन सेट्स, one set, a set which is prepared by taking all the elements in the given more than one sets, एक से ज़्यादा सेट दिए गए हों और उसमें सारे एलिमेंट्स को लिख डालिए, सारे एलिमेंट्स का एक कलेक्शन तैयार कर लीजिए, एक सेट तैयार कर लीजिए, और जो सेट तैयार हुआ यही सेट हमारा यूनियन ऑफ सेट्स कहलाएगा, जो गिवन सेट है हमें हमारा दिया हुआ जो है ना। लेकिन यहाँ लिखना है रिपीटेशन ऑफ एनी, यहाँ लिख दीजिए नो या लिखिए all elements are written only single time, whether they are common or not, है ना। ये देखो फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ साफ साफ, ये लिख देने से, हाँ, a set which is prepared by taking all the elements in the given set more than one set, मीन्स एक से ज़्यादा जो सेट दिए गए हैं उसमें से लेने हैं सारे, लेकर जो बनाया गया है सेट, उसी में से जो एक से ज़्यादा जो सेट दिए गए हैं उसी में से सारे सेट के मेंबर को लेके एक सेट तैयार किया गया है, इसे ही क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट कहते हैं। कंडीशन क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर रिटन ओनली सिंगल टाइम, एक ही बार लिखा जाता है ना, सिंगल टाइम, वेदर दे आर कॉमन और नॉट, वो कॉमन हो या नहीं हो, है ना, या कॉमन हो या फिर कॉमन नहीं हो, तो सारे एलिमेंट्स को सिंगल टाइम करके लिख देना है और एक सेट बना देना है, एक ग्रुप बना लेना है, इसी को हम लोग कहेंगे यूनियन ऑफ सेट, है ना। और डिनोट करते हैं यू से, थोड़ा कैपिटल लिखना है, कैपिटल ढंग से। हाँ, ये देखिए
हाँ एक चीज़ याद आई दिमाग में। देखिए सेट थ्योरी का अगर कोई पूछ दे आपको सेट थ्योरी का वर्थ कब हुआ, अच्छा इसको इरेज करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ कुछ, है ना, अपने से बना लीजिए डेफिनेशन। ए और बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि लेट्स कंसीडर two sets A and B when a third set is prepared. Third set is prepared by taking all the elements of A and B, by taking all the elements of A and B, and इतना कह दीजिए, इतना लिख दीजिए। उसके बाद नो एलिमेंट्स, आप अपने लिखते समय ऐसा अगर ध्यान देते हैं कि रिपीटेशन नहीं हो एलिमेंट्स का, ट्वाइस डबल टाइम्स ना लिखा जाए, है ना। तो लेट्स कंसीडर ए एंड बी आर टू सेट्स एंड set is prepared by taking all the elements single times and written in a different set, third set, then this third set या prepared set, this unique set is known as A union B, A union B, ऐसे करके आप बना सकते हैं, है ना। तो इसको इरेज करता हूं और नेक्स्ट की तरफ चलता हूं। देखिए मैं कहना चाह रहा था इस सेट थ्योरी के बारे में थोड़ी सी, इसका वर्थ ऑफ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का जन्म कब हुआ था, तो 1870 में क्या हुआ था, इसका वर्थ हुआ था। और किसने किया था, 19th सेंचुरी का ये पार्ट है, 19th सेंचुरी का। 19th सेंचुरी को ही हमने बोला सेकेंड रिवॉल्यूशन, और 1840 से 1899, है ना, 1899, और ये 60 से 1840 तक फर्स्ट रिवॉल्यूशन। और ये देखिए 1870 में ही सेट थ्योरी का वर्थ हो चुका था। इन्होंने ये करने वाले कौन थे, जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर, जॉर्ज कैंटर थे ये कहाँ के, जॉर्ज कैंटर जर्मनी के थे। कहाँ के, जर्मनी के थे, जर्मनी के थे। जर्मनी कहाँ पड़ता है, ये नॉर्थ पोल की तरफ पड़ता है। किधर, नॉर्थ पोल में। किसके नॉर्थ पोल में, हम लोग दो तरह के पोल पढ़े हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। किसका, नॉर्थ और साउथ पोल किसका, अर्थ का। अर्थ का नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। तो ये जर्मनी कहाँ पड़ता है, नॉर्थ पोल में पड़ता है ना। इसका वर्थ रसिया में हुआ था जॉर्ज कैंटर का। बाद में जर्मनी आए, और जर्मनी आए, ये इनके पापा मम्मी पापा मर्चेंट थे। मम्मी तो क्या है, म्यूजिशियन थे, और पापा इसके मर्चेंट थे, है ना, ट्रेडिंग करते थे। तो जर्मनी का थे ये, मैथमेटिशियन थे, लॉजिशियन थे। लॉजिशियन मतलब लॉजिक देने वाले, और मैथमेटिशियन मतलब मैथ के थिंकर थे, मैथ के रिसर्चर थे, है ना। तो ये थे, कौन थे, जॉर्ज कैंटर। वहीं से इन्होंने ही, इनके विचार में ही ये आया इनके मन में कैसे, ट्रिगोनोमेट्री का, ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज का क्या कर रहे थे, इस पे वर्क चल रहा था इनका, रिसर्च कर रहे थे। हाँ यहाँ ये छूट गया है, रिसर्च कर रहे थे। और इसमें, इस सीरीज में देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज में बहुत सारे क्या आ गए, इनफाइनाइट सीरीज आ गए, इनफाइनाइट सीरीज आ गया। और कुछ सीरीज फाइनाइट भी आया जो बहुत बड़ा था, लार्ज स्केल था, लार्ज था। ये फाइनाइट भी आया तो लार्ज था ये, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज का वहां चल रहा था रिसर्च, और ये इनके रास्ते में, इस सीरीज में बहुत सारे इनफाइनाइट सीरीज आ गए, और कुछ फाइनाइट भी आए, तो वो लार्ज लिमिटेशन वाले आए, लार्ज मेंबर थे उसमें। इस तरह का इनका रिसर्च चल रहा था। इनको होने लगा प्रॉब्लम, है ना, क्या प्रॉब्लम होने लगा,
कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अब देखो, एक्चुअली रियल लाइफ में अगर हम कुछ ढूंढने चलते हैं, एक बॉक्स है, समझ लो एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं जो हम, हाँ, हमें अभी उसका काम है, उस चीज़ से मतलब है उस पार्टिकुलर गुड्स को या पार्टिकुलर आर्टिकल को ढूंढ रहे हैं। और ढूंढते ढूंढते कुछ ऐसे ऐसे गुड्स हमको मिल गए, वैसे सामान मिल गए जो इम्पोर्टेंट है। तो उसको क्या किए, हम रख दिए अलग, किसी कंटेनर में रख दिया, किसी कंटेनर में रख दिया, किसी छोटा सा बॉक्स में या कहीं पे रख दिया, अच्छा से इकट्ठा करके। ऐसे मिलते गया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिलते गया, डिफरेंट टाइप के वो रखते गए, है ना। तो जॉर्ज कैंटर ने भी वही किया, ये जो मिलते गया उसको एक अलग तरह से रखने लगा, एक कलेक्शन तैयार हो गया इनका, है ना। इस कलेक्शन ऐसा तैयार हुआ, उस समय तो रिसर्च उसका चल रहा था, और कलेक्शन ऐसा तैयार हुआ कि इस पे भी रिसर्च करना पड़ा इनको, इस पे भी वर्क करने लगे। और 1870 के बाद 2-3 साल तक ये रिसर्च करते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे, और इम्प्लीमेंट भी किए। इम्प्लीमेंट करके भी, एक्सपेरिमेंट या इम्प्लीमेंट कहिए, बिना इम्प्लीमेंट का एक्सपेरिमेंट कैसे होगा। जब तक हम किसी चीज़ को प्रयोग में नहीं लाते हैं, सिर्फ थ्योरी दे के छोड़ देते हैं, तो वो सही नहीं, कैसे वो प्रूफ कैसे होगा कि ये थ्योरी मेरा सही है, राइट है या रॉन्ग है, नहीं ना। तो इम्प्लीमेंट किए, उसके बाद इम्प्लीमेंट के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1873 में उन्होंने क्या किए, 1873 में, हाँ, ये जो फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज आए ना उनका, तो इकट्ठा करके वो कलेक्शन करके रख दिए, है ना, और रिसर्च किए। 1870 में ही ये सब होने लगा, और 2-3 साल रिसर्च किए, तो इकट्ठा करके कलेक्शन करके रख दिए, है ना। और बाद में कलेक्शन मिला, जो कंटेनर में इतने सारे सीरीज मिले, साइड में रखा गया सीरीज जो मिला, कुछ अनकाउंटेबल था और कुछ काउंटेबल था, बट एट लार्ज स्केल था। तो उसको जो रखे ना, इस कंटेनर में या ग्रुप को या कलेक्शन को जो रखा गया है, इसको एक अलग ही नाम दिए इन्होंने, सेट। उसका नाम ही दे दिया कि सेट। जैसे वहाँ ल्यूवेन हुक ने क्या नाम दिया था, सेल। जब सेल का क्या बोलते हैं उसको डिस्कवर किया था ल्यूवेन हुक ने, लिविंग सेल का, तो उनको सेल बोले थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था, सेट कह दिया उस कलेक्शन को, उस ग्रुप को जो अलग अलग रखे थे उसको सेट कह दिया। अब थोड़ी सी इधर से चलते हैं, देखिए, सेट कह दिया, हाँ। अब जो है सो इसमें कुछ फाइनाइट सेट और कुछ इनफाइनाइट सेट आने लगे, है ना। तो 1873 में देखिए, 2-3 साल रिसर्च करने के बाद 1873 में ये सब लोगों को दिखाने लगे, अपना प्रूफ दिखाने लगे। किसको दिखाने लगे, जो ज्ञानवान थे, जो मैथमेटिशियन और भी विद्वान थे, और भी मैथमेटिशियन थे, वहाँ के गवर्नमेंट को, जो एजुकेशनल डिपार्ट थे, रिसर्च सेंटर थे, और दिखाने लगे। तो पहले तो 72 तक, 1872 तक तो ये कंट्राडिक्शन में ही थे, कि नहीं, ये सब अभी क्लियर नहीं है, ये थ्योरी अभी इम्प्लीमेंटेड, ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंट होगा, इस पे इम्प्लीमेंट होगा और खरा उतरेगा, तो ही ये कंसीव किए जाएंगे। और कंट्राडिक्शन होने के बावजूद 1873 में ये जाके कंसीव कर लिया गया। क्या कर लिया, कंसीव करने का मतलब है विचार में आ गया, विचार में आ गया। सारे लोग उस पर थिंकिंग करने लगे, कंसीडर करने लगे। कौन, ये जो सारे मैथमेटिशियन थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, ये रिसर्च सेंटर थे, ये सब सारे, तो कंसीव कर लिया गया विचार में। सारे लोग कंसीडर करने लगे। कंसीडर कहने का मतलब है कि सारी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट या इम्प्लीमेंट, ये जो सेट थ्योरी दी है, क्या क्या सेट थ्योरी दी है, ये थ्योरी क्या दी है वो भी मैं बताऊंगा, है ना। फर्स्ट थ्योरी इन 1874 में दी है। एक बुक लिखे थे, प्रॉपर्टी ऑन सेट, ऐसे करके नाम है बुक का, सॉरी पेपर, एक थ्योरी का आर्टिकल का बंडल दिए थे, बुक नहीं बंडल दिए थे 1874 में रिटर्न में। तो अब देखिए, ये 1874 में, 1873 में कंसीडरिंग में आ गया। क्या है, कंसीडर होने लगा। कंसीव और कंसीडर दोनों एक ही चीज़ है ना। तो कंसीडर में आ गया ये। उसके बाद
फिर उन्होंने एक पेपर तैयार, आर्टिकल का एक पेपर तैयार किया, आर्टिकल का एक पेपर तैयार किया, 18 आर्टिकल का पेपर, जिसे फर्स्ट पेपर ऑफ सेट थ्योरी कहा जाता है, फर्स्ट पेपर ऑफ सेट थ्योरी कहा जाता है, ये इसके लिए जॉर्ज कैंटर के द्वारा। तो ये कब रेडी किए? ये 1874 में, 1874 में इन्होंने पब्लिकली सबको, पब्लिकली सबको मतलब पब्लिश कर दिए, पब्लिश्ड कर दिए। क्या कर दिए? पब्लिश्ड। ये जो पेपर दिए थे, आर्टिकल जो दिए थे, चूंकि ये जर्मन के थे, जर्मनी के थे, तो जर्मन में लिखे थे वो, आर्टिकल लिखा गया था जर्मन में। क्या लिखा गया था? आर्टिकल जर्मन में लिखा गया था, जिसका मीनिंग होता है क्या? देखो, आर्टिकल का मीनिंग होता है प्रॉपर्टी, सॉरी ये खुल जाता है बार बार, इसको हटाओ। a property a property a property a property of set theory of set on of algebraic रियल नंबर्स, ये था जो आर्टिकल का उन्होंने बंडल दिया, पेपर का एक बंडल दिया, तो उसका एक मतलब एक छोटी सी बुक जो उन्होंने तैयार किया, उसका नाम ही रख दिया था अ प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ अल्जेब्रिक रियल नंबर। कहने का मतलब सेट थ्योरी का ये अल्जेब्रिक जो रियल नंबर है अलजेब्रा में, उसके सेट का प्रॉपर्टी बता रहा है, ये पेपर गुण बता रहा है। इस नाम से उन्होंने पब्लिश कर दिया, कब? 1874 में। और सारे लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट भी किया, और क्योंकि ये 73 में ही आ गया था कंसीडर में, और कंसीडर करते करते सबों ने ये इसका मुहर लगा दिया। और बर्थ तो इसका क्या हो गया? बर्थ हो गया ये 1870 में। और यहाँ पे 1874 को मॉडर्न सेट थ्योरी के नाम से जानने लगे हम लोग। क्या जानने लगे? या हाँ, मॉडर्न सेट थ्योरी के नाम से जानने लगे इसको, यहाँ से 1870। और जानते हैं खास बात, मजे की बात यह है, अभी जो वेन डायग्राम चले थे ना, कितना इंपॉर्टेंट रिसर्च और इन्वेंशन हुआ है इसमें। देखिए, ये वेन डायग्राम कहाँ लिखूं? इसमें तो जगह है नहीं, यहाँ लिखता हूँ, यहीं पे देखो, वेन डायग्राम कब आया था? ये आया था 1880 में, है ना? 1880 में आया था, है ना? 1880 ढंग से लिख देता हूँ। वेन डायग्राम, इसका पहला का नाम क्या था? यूलर्स वेन डायग्राम। और उसके पहले भी क्या नाम था इसका? यूलेरियन सर्किल। यूलर नाम का एक मैथमेटिशियन थे, जो कहाँ के थे देखिए, यूलर स्विट्जरलैंड के थे। तो स्विट्जरलैंड का एक मैथमेटिशियन थे यूलर। उन्होंने इसके पहले ये क्या 1880 के पहले ही कंसीडर कर रहे थे, ये रिप्रेजेंटेशन करने का, ये सेट थ्योरी का जो रिप्रेजेंटेशन है ना, सर्किल में करना शुरू कर दिए थे। वो सर्किल बना के सेट को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिए थे। बट कंट्राडिक्शन के कारण वो बहुत दिन तक इस पे वर्क आउट नहीं कर पाए, और उन्होंने कुछ ढीला पड़ गए, यूलर साहब ढीला पड़ गए। और उसके बाद इसको प्रोसीड किया किसने? जॉन वेन ने प्रोसीड किए, और बहुत ही लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंट हुआ इसका, किसका? वेन डायग्राम का बहुत ही लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट हुआ। तब तो एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद जाके 1880 में 1880 ईस्वी में जाके जो है सो वेन डायग्राम एक मॉडर्न सेट थ्योरी या मॉडर्न
मैथ में एक रिवॉल्यूशन लाया है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए 1870 से 1880 10 ईयर्स लगे हैं। 10 ईयर्स में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। आपको बहुत ही इजी में मेरे ये जो 10 ईयर है ना देखिए, हाँ एक चीज बताना चाह रहा था। 1879 में, इसके एक साल पहले जाइए, देखिए कितना इंपॉर्टेंट डेट है ये। इसके एक साल पहले जाइए 1879 में फिजिक्स का रिसर्च इन्वेंशन, ये इलेक्ट्रिक वाल्व का इन्वेंशन हुआ था, है ना, इलेक्ट्रिक वाल्व का। और किसने किया था? थॉमस एडिसन ने किया था, है ना, ये 1879 में। इसके ठीक एक साल पहले ये फिजिक्स का जबरदस्त इन्वेंशन और इलेक्ट्रिक बल्ब के आने से ये हम लोगों का जो नाइट लाइफ है, नाइट में मीन्स अंधेरी रात में जब चमकता हुआ सूरज के जैसा, चमकता हुआ सितारे के जैसा, और ये लाइट जो आया, एक रिवॉल्यूशन बन गया हम लोगों का नाइट लाइफ रिवॉल्यूशन बन गया। इंडस्ट्री में जो काम हो रहे थे, मैनुअली जो काम हो रहे थे, है ना, अब इलेक्ट्रिकली काम होने लगे। एक रिवॉल्यूशन आ गया इंडस्ट्री में भी, है ना। ये थॉमस एडिसन ने ये 1879 में किया था, थॉमस एडिसन ने। अब देखिए इसके ठीक 2 साल पहले जाइए तो फोनोग्राफ का हुआ था, और इसमें और देखिए थॉमस एडिसन नहीं किए थे, इसमें भी थॉमस एडिसन नहीं किए थे। हाँ देखिए 79 में ये इसके 79 हो गया ना। अब इसके ठीक पहले जाइए, एक साल और बैक हो जाइए, 79 नहीं 77, 1877 में ये फोनोग्राफ क्या होता है? फोनोग्राफ क्या होता है? टेप रिकॉर्डर होता है, टेप रिकॉर्डर होता है ना। ये 1877 में हुआ था, वही वाला टेप जो पहले इस साइज में आता, रेडियो साइज में आया करता था, और हम लोग बोलते थे उसके सामने, रिकॉर्डिंग मोड में डाल के बोलते थे, रिकॉर्ड हो जाता था, फिर हम लोग बाद में सुनते थे। वही टेप रिकॉर्डर होता था, रिकॉर्डिंग करता था वॉइस का, और फिर वॉइस प्रोड्यूस करता था। क्या है? फोनोग्राफ का इन्वेंशन हुआ था 1877 में। उसके बाद एक साल और बैक जाइए तो टेलीफोन आ गया था। देखिए इसके बैक जाइए 1876 में आ गया था। ये सब सारे फिजिक्स, बायोलॉजी में, फिजिक्स में और मैथ में जबरदस्त। केमिस्ट्री का तो याद नहीं है हमको, लेकिन केमिस्ट्री का हुआ होगा। जब फर्स्ट रिवॉल्यूशन और सेकेंड रिवॉल्यूशन नाम ही दिया गया है, तो साइंस और मैथ की दुनिया में जबरदस्त रिसर्च, जबरदस्त डिस्कवरी हुआ होगा, है ना। और देख लीजिए इसी 10 साल में कितने रिसर्च और डिस्कवरी हुए हैं। तो 1876 में क्या हुआ था? ये कौन सा फोन? टेलीफोन आ गया था। टेलीफोन का इन्वेंट किए थे, और किसने किए थे? ग्राहम बेल ने किए थे, है ना, ग्राहम बेल।
ग्राहम बेल ने किए थे, है ना इम्पोर्टेंट। ये 1870 और 1880 ये इनके बीच में कितना इम्पोर्टेंट इन्वेंशन हुआ। एक और इन्वेंशन हुआ था, क्या है वो, हाँ सबसे ज़बरदस्त इन्वेंशन इसका देखिए, ये 1880 इसमें एक ज़बरदस्त इन्वेंशन हुआ। क्या हुआ था, वेन डायग्राम के साथ साथ साइंस में हुआ था एसी अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट यह होता है ना, इसका जेनरेटर मतलब एसी जनरेट करने वाला मशीन है ना, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर का इन्वेंशन हुआ था, है ना। ये 1880 वेन डायग्राम तो आया था, एसी जनरेटर भी आया था, एसी का जनरेटर आया था, और एसी मल्टी अल्टरनेटिंग करंट बनाने वाला जनरेटर और ट्रांसफार्मर भी आया था, है ना। कितना इम्पोर्टेंट है। और इसके ये जनरेटर जो आए थे, ये क्या नाम है इनका, निकोला टेस्ला और जॉर्ज वेस्टिंग, कहाँ लिख दो, निकोला टेस्ला एंड जॉर्ज वेस्टिग शॉर, हाउस लिखते हैं। ये इतने सारे इन्वेंशन इस 10 साल में हुए, है ना। तो 1870 और 1880 के बीच ये सब सारे, है ना, सारे को माइंड में रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये 10 इयर्स का जो था आपके सेट थ्योरी के लिए, और ये सारे फिजिक्स के रिसर्च के लिए, इन्वेंट के लिए, बायोलॉजी में भी बहुत सारे इन्वेंट्स हैं, केमिस्ट्री में भी, मैथ साइंस के लिए, इसलिए सेकेंड रिवोल्यूशन कहा गया इसको। अब चलिए हम लोग चल रहे थे, इसका शॉर्ट लेना है ले लीजिए, लेकिन जैसे हौच पौच हो गया लिखने में, फिर से मैं दोहरा दूँ। सेट थ्योरी आया था, इसका बर्थ, सेट थ्योरी का बर्थ कहाँ है, जन्म कब हुआ जन्म इसका 1870 में जॉर्ज कैंटर ने किया था, जर्मनी का था, जो नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ के नॉर्थ पोल में है ना। जर्मनी कहाँ है, अर्थ के नॉर्थ पोल में है ना। वो क्या कर रहे थे, ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज पर रिसर्च कर रहे थे, और उसी पे वर्कआउट कर रहे थे। रास्ते में फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज, दो तरह के सीरीज मिल गए उनको। इनफाइनाइट सीरीज तो इतने बड़े हो गए, उनको लिखना, उनको पेपर पे लिख डालना या उन पे काम करना डिफिकल्ट हो गया। और फाइनाइट सीरीज भी ऐसे आ गए कुछ, जिसमें एट लार्ज स्केल पे मेंबर था, लिखना मुश्किल था। तो उनके रिसर्च के रास्ते में फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज आ गए, तो उन्होंने एक अलग से कंटेनर में डाल दिया, उसको कहीं रख दिया, कलेक्ट कर लिया, और इस कलेक्टिंग ग्रुप जो किया गया, ग्रुप डेटा पे या सीरीज पे, उन्होंने फिर से रिसर्च करना शुरू कर दिया एक अलग तरीके से। और उन्होंने रिसर्च करके 1873 में रिसर्च कहने का मतलब एक्सपेरिमेंट इम्प्लीमेंट किए खुद से, और एक्सपेरिमेंट किए खुद से, और 1873 में लाए कि ये सेट थ्योरी, एक मैं ऐसा थ्योरी लाया हूँ जिसमें इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो हम लोग एक हौच पौच रखते हैं, सारी चीज़ों को रखने में बहुत दिक्कत होती थी, वो सारी चीज़ें नहीं होगी। और क्या थ्योरी दिया मैं बताता हूँ इसको इरेज करने के बाद।
उसके बाद समूह को दिखाया गया, कंसीव में आ गया था, कंसीडरिंग में आ गया, सब लोग कंसीडर करने लगे थे। 1-2 साल तो उनका कंट्राडिक्शन भी चला था, है ना। फिर आर्टिकल, कुछ आर्टिकल में जो थ्योरी उन्होंने तैयार किया था अपने एक्सपेरिमेंट पे, उस आर्टिकल का एक पेपर बनाया, पेपर का बंडल बनाया, उस पेपर के बंडल को 1874 में पब्लिश कर दिए, पब्लिकली पब्लिश कर दिए। और उस पेपर का नाम क्या रखा, उस बंडल का नाम रखा था, यही फर्स्ट थ्योरी वाला बुक था, अ प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ अलजेब्रिक रियल नंबर्स। अ प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ अलजेब्रिक रियल नंबर का जो सेट है उसका प्रॉपर्टी का बखान है इसमें, मतलब यही नाम था उसका, है ना, कि गुण क्या है, सेट अलजेब्रिक रियल नंबर का सेट जो है उसका गुण क्या है, इस पेपर में दिया गया, ये नाम रखा उन्होंने। जर्मनी के थे सर, जर्मन लैंग्वेज में ये पब्लिश हुआ था। अब देखिए उसके बाद, हाँ ये हो गई थी। अब क्या थ्योरी दिया था बताएंगे, ये सब तो जो इन्वेंशन हुआ था वो हम डिस्कस कर ही दिए हैं। अब इसको हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, हम लोग बहुत इधर उधर चले गए हैं ना, टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेकिन था ये बातें इंपॉर्टेंट थी, ये बातें इंपॉर्टेंट थी। चलिए शॉर्ट ले लीजिए या फिर मैं इसको एरेज करता हूँ। अब थ्योरी क्या थी, किसका थ्योरी, जॉर्ज केंटर का थ्योरी। वो 2 मिनट की बात है, उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। थ्योरी क्या था, जो 1874 में जो थ्योरी उसने दिया क्या था, कि पहला था डिफरेंट इन इन्फिनिटीज, देयर आर डिफरेंट इन्फिनिटीज एग्जिस्ट। और उसके बाद ये अलजेब्रिक रियल नंबर जो हैं आर काउंटेबल। देखिए ऐसे लिख देता हूँ सबको, ऑल अलजेब्रिक जेब्राइक all algebraic real numbers are countable। कहने का मतलब है अलजेब्रिक रियल नंबर जितने भी हैं काउंटेबल हैं, मतलब फाइनाइट सेट है इसका। क्या है, फाइनाइट सेट है। वो जो 60 के ग्रुप को रखे थे ना, ग्रुप, पहले तो ग्रुप, उसके बाद कलेक्शन बोले, उसके बाद लास्ट में सबसे अच्छा सटीक नेम दिए उन्होंने, सेट। तो ये कह रहे हैं कि पहला थ्योरी था कि ऑल अलजेब्रिक रियल नंबर्स आर काउंटेबल था। दूसरा क्या था उनका, और क्या था, हाँ, देयर आर, और कौन सा नंबर, रियल नंबर आर अनकाउंटेबल। हाँ, रियल नंबर्स आर अनकाउंटेबल। काउंटेबल। थर्ड क्या था कि देयर आर डिफरेंट infinite infinities exists। ठीक, देखिए 3 चीज लिखे हैं। ये ऑल अलजेब्रिक रियल नंबर्स आर काउंटेबल, इसका मीनिंग समझिए। अलजेब्रिक रियल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए हम लोग अल्फाबेट में ABCD EFGH Z तक यूज करते हैं ना, इसमें देखिए क्या बोलते हैं उसको, AP
AP, GP, HP, ये सब में नंबर्स यूज होते हैं ना, ABCD, EF, A1, A2, A3, ये सब। फिर अलजेब्रा में XYZ ये सब यूज होते हैं ना। ये सब सारे जो अल्फ़ाबेट वाले लेटर, अल्फ़ाबेट जो यूज होते हैं मैथ इन प्लेस ऑफ मैथ, उसे हम अलजेब्रिक रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं, अलजेब्रिक रियल नंबर्स के। एक बात बताता हूँ कि रियल और इमेजिनरी दो तरह के नंबर्स होते हैं, जो बार बार हम लोग प्रैक्टिस में लाते हैं, जो बार बार हम लोग प्रैक्टिस में ला रहे हैं इन डेली लाइफ या स्टडी लाइफ में, उसे कहते हैं हम रियल नंबर, है ना, यूज हो रहा है। लेकिन रियल एक इमेजिनरी नंबर जो हम लोग यूज नहीं करते हैं, वो तो रिसर्चर यूज करे या साइंटिस्ट यूज करे, हम लोग फिलहाल आम पब्लिक, ये कॉमन पब्लिक यूज नहीं करता है, इतना माइंड में रखना। तो रियल नंबर क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। अलजेब्रा में जो यूज किए जाते हैं सारे रियल नंबर काउंटेबल होते हैं, ये कहना चाह रहा है। सेकंड जो है, रियल नंबर्स आर अनकाउंटेबल। जो नंबर हैं, जितने भी नंबर है ना रियल नंबर, अनकाउंटेबल है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। उसके बाद कह रहा है कि देयर आर, मतलब इनफाइनाइट सेट है रियल नंबर का, ये कहना चाह रहा है। सेकंड वाला पार्ट कह रहा है कि इनफाइनाइट सेट है। और थर्ड वाला कह रहा है कि डिफरेंट इन्फिनिटीज एग्जिस्ट, मीन्स डिफरेंट टाइप का इन्फिनिटीज भी है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर आपको कहा जाए कि आपको पर्सनली एक कॉमन मैन को, ये जनरल मैन को कहा जाए, सिंपल मैन को कहा जाए कि इस कट्टे में एक कट्टा, बड़ा सा कट्टा भर दिया जाए राइस से भर दिया जाए और कहा जाए इसको काउंट करो, तो बेचारा थक जाएगा और लास्ट में कहेगा ये अनकाउंटेबल है, हम इसको आई एम अनएबल टू काउंट इट, मीन्स हम इसे गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल कह देगा कॉमन मैन। लेकिन थोड़ा सा जो साइंटिफिक माइंड का होगा वो तरीके से निकाल सकता है उसका। कैसे? वो भी अप्रोक्स वैल्यू निकालेगा। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो उसको बहुत टाइम देना होगा। इस तरह से वैसे थिंग्स को अनकाउंटेबल में डाल देते हैं, तो अनकाउंटेबल। अब कह दे किसी को, एक सिंपल मैन को, कि यहीं से तुम जितने भी स्टार्स हैं काउंट करके दिखाओ, काउंट करो और बताओ कितने हैं, तो वो लास्ट में कोशिश बहुत करेगा, कोशिशें करते करते लास्ट में कहेगा अरे बहुत सारे हैं, फिर कहेगा एट लास्ट वो हाथ खड़ा कर देगा, कहेगा अनकाउंटेबल है, इसको गिनना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ काउंट करता हूँ, इधर आता हूँ, फिर कंफ्यूज कर देता हूँ, कौन सा गिना हूँ कौन सा नहीं गिना हूँ, है ना। इस तरह से अनकाउंटेबल। तो सबकी अपनी अपनी दुनिया है, अपना अपना लिमिटेशन है। तो हर चीज के लिए अलग, ये नहीं कि सिर्फ रियल नंबर ही अनकाउंटेबल है। अपना एक पार्टिकुलर किसी चीज को देखते हैं तो उसकी इनफाइनाइट वहाँ एग्जिस्ट करती है, उसकी इनफाइनाइट वहाँ एग्जिस्ट करती है। सिंपली एक एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर का सेट क्या है? सेट जब हम सेट पढ़ा रहे थे, काइंड्स ऑफ सेट, तो उसमें बताया हूँ इनफाइनाइट सेट। नेचुरल नंबर को इनफाइनाइट सेट में लेते हैं। फिर होल नंबर को किस सेट में लेते हैं? होल नंबर को भी इनफाइनाइट सेट में लेते हैं। देखिए, दो अलग अलग चीज हो गया। फिर रियल नंबर को किस में लेते हैं? इनफाइनाइट सेट में लेते हैं। फिर रेशनल नंबर को किस में लेते हैं? वो भी इनफाइनाइट सेट में चला जाएगा। अब बताओ कितने इनफाइनाइट हैं? सबके अलग अलग दुनिया है। ये कह रहा है रियल नंबर के बारे में, है ना, ये कह रहा है कि ये नेचुरल नंबर के बारे में ये अलग सेट कह रहा है, ये अलग डिफाइन कर रहा है, ये अलग डिफाइन कर रहा है। तो हम इसको थर्ड बना सकते हैं, ये फोर्थ बना सकते हैं। वन सेट कैन finite but another count। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये कहने का मतलब है, अगर हम इसको देखिए, हम दो सेट ले लिए, एक नेचुरल नंबर का, एक होल नंबर का। होल नंबर का ही लिया हूँ, दो सेट इसमें दिख रहा है। अगर कोई बारीकी से देखेगा तो दो सेट दिख रहा है, ऐसे तो देखने वाला कहेगा होल नंबर लिखा हुआ था। होल सेट, सेट ऑफ होल नंबर्स अगर आपको बोला जाए तो क्या कहोगे उसको? इनफाइनाइट सेट है। लेकिन जीरो
जीरो, सिर्फ ओनली जीरो केप्ट असाइड, तो ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इज आल्सो अ सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट, काइंड ऑफ इनफाइनाइट सेट। नेचुरल नंबर आल्सो इज अ इनफाइनाइट सेट, इज एन इनफाइनाइट सेट। तो अगर हम होल नंबर को, होल नंबर नेचुरल नंबर उसके अंदर है, नेचुरल नंबर उसके अंदर है, होल नंबर के अंदर ही है, उसी के अंदर है। अगर होल नंबर को डिफाइन करते हैं, नेचुरल नंबर को साइड करना पड़ता है ना, साइड करना पड़ता है। एट द सेम टाइम वी कांट डिफाइन मीन्स होल नंबर एंड नेचुरल नंबर एट द सेम टाइम। अगर एक को हम डिफाइन करते हैं, वन सेट कैन फाइनाइट देन अदर कांट। अगर एक को देखिए, यहाँ फाइनाइट लिख दिया, यहाँ इनफाइनाइट लेके आप समझिए इसको। इनफाइनाइट फाइनाइट का एग्जांपल दो दे नहीं रहा हूं। अगर एक को हम इनफाइनाइट सेट कह रहे हैं, होल नंबर को इनफाइनाइट सेट कह रहे हैं, लेकिन वहां पे नेचुरल नंबर भी तो है घुसा हुआ, नेचुरल नंबर का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, नेचुरल नंबर का जिक्र नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इस तरह से समझिए कि एट द सेम टाइम वन सेट कैन बी इनफाइनाइट बट अनदर जो आ रहा है उसमें कांट बी एग्जिस्ट, कांट बी डिस्कस्ड, कांट बी कंसिडर्ड। कहाँ डिस्कस हो रहा है, कहाँ उसका कंसिडर हो रहा है, बट देयर एग्जिस्ट अ इनफाइनाइट सेट इनसाइड द गिवन सेट, इनसाइड द कंसिडर्ड सेट, है ना। एक सेट इनफाइनाइट और भी है, जैसे नेचुरल नंबर, और एक इनफाइनाइट सेट है जो होल नंबर के अंदर है, वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है। अगर हम होल नंबर को डिफाइन कर रहे हैं तो ये सेंटेंस ये डिफाइन मतलब ये कर रहा है, आपको इस नतीजे पे पहुंचा रहा है, इनफाइनाइट, है ना। इसी सेंस में ये कह रहा है कि एक को तो हम इनफाइनाइट सेट कह दिए, और दूसरा जो इनफाइनाइट सेट उसमें घुसा हुआ है उसका जिक्र नहीं कर पाए, है ना। अब देखिए, इसी तरह यहाँ सोचिए, अगर रियल नंबर है, उसके बाद होल नंबर है, उसके बाद ये नेचुरल नंबर है ना। यस, अब सोचिए, ये नेचुरल नंबर ये होल नंबर के अंदर आ जाता है ना, और ये होल नंबर और नेचुरल नंबर ये रियल नंबर के अंदर आ जाता है, ऐसा है ना। तो ये भी इनफाइनाइट सेट है, नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट सेट है, और होल नंबर भी इनफाइनाइट सेट है, और रियल नंबर भी इनफाइनाइट सेट है। तो अलग अलग दुनिया है अपनी, और अगर एक इनफाइनाइट सेट को डिफाइन करते हैं तो दूसरा को छोड़ना ही पड़ेगा। सिंगल टाइम में सिंगल इनफाइनाइट का ही जिक्र कर सकते हैं, रियल नंबर का कर लीजिए, या होल नंबर का कर लीजिए, या नेचुरल नंबर का कर लीजिए। और अगर साथ में सबको करना चाहते हैं तो उसको लिखना पड़ेगा आपको। देखिए, यहीं से ना वेन डायग्राम का ये होने जरूरत पड़ने लगा, और इजी वे में, है ना। देख लीजिए यहाँ, है ना, इसी तरह से। तो इस तरह से थ्योरी दिए इन्होंने, बहुत ही सिंपल थ्योरी है बट रियल है, और एक्सपेरिमेंटेड है, इम्प्लीमेंटेड है एट लार्ज स्केल, तो जिसे पूरी दुनिया ने माना, और हम लोग भी उसका स्टडी कर रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रहना चाहिए कि जॉर्ज कैंटर ने क्या थ्योरी दिया था। फर्स्ट थ्योरी कहा जाता है इसे, जिसे 1874 में दिए थे उन्होंने, और किस पेपर में दिए थे, या जो बुक, जो छोटी सी बुक या बंडल पेपर का था, किस में दिए थे, ए प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ अलजेब्रिक रियल नंबर्स पे में उन्होंने लिखा था, है ना। तो इस तरह से जॉर्ज कैंटर को फादर ऑफ सेट थ्योरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जॉर्ज कैंटर को? फादर ऑफ सेट थ्योरी, फादर ऑफ सेट थ्योरी, सेट थ्योरी। और इनका जन्म हुआ था 1845, और गए थे कब, ये ऊपर चले गए कब, चले गए 1918 में गए थे, हाँ, इसी में गए थे। ये बर्थ और ये डेथ
का ईयर है ना। बस फादर ऑफ सेट थ्योरी क्या है, जॉर्ज कैंटर। जर्मन के थे, याद रखना। चलिए अब इसके आगे चलता हूं, इसको ये करता हूं। देखिए हम लोग चल रहे हैं, यूनियन हो गया था, यूनियन हम लोगों का हो गया था, इंटरसेक्शन। हम लोग टॉपिक से इधर उधर हो गए, बट था सेट थ्योरी, क्या ही मैटर था ये, है ना। ये सब तो बातें पढ़ते रहेंगे। देखिए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का सिंबल जस्ट इन्वर्टेड ऑफ यूनियन होगा, इन्वर्टेड ऑफ यूनियन, यूनियन को उल्टा कर दीजिए, इन्वर्ट कर दीजिए, ऐसे ऐसे इंटरसेक्शन होता है। ये लेता है कॉमन, कॉमन, और कैसे लिखते हैं, दो सेट है, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिखते हैं। और इसको सिंपली कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स, गिवन सेट्स। यहाँ तो हम दो ही सेट का जिक्र किए हैं, है ना, हम लोग दो सेट का जिक्र किए हैं, दो से ज़्यादा आ जाए, 3 सेट 4 सेट ये सब ज़्यादा आ जाए तो आप इस तरह से कर लीजिएगा, है ना। क्या, अ सेट व्हेन प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग, देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अ सेट व्हेन प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग only common elements, only common members of the given all of the sets, given all of the sets, जितने भी सारे सेट हैं अगर उसका इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स को लेना है, कॉमन एलिमेंट्स, और एक सेट तैयार करना है। मीन्स अ सेट इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग ओनली वन द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द ऑल गिवन सेट्स इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यहाँ हमने ए और बी माना और इस तरह से लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इसको लिख देता हूं मैं, a set is prepared by taking only common elements of the given sets is known as intersection of sets, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो या दो से ज्यादा हो सकता है ना। अब देखिए एक एग्जांपल, 1 2 3, बी हो गया हमारा 2 3 4, सी हो गया हमारा 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ दो या दो से ज्यादा हो, अगर दो सेट दिया हुआ है तो इजी है, 3 दिया हुआ है तो थोड़ा सा देखिए, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, बस कॉमन, ओवैनिस्ट। अब देखो सारे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो तीनों में है, ए बी सी तीनों में है, तो हमको लगता है 3 और 3, ये 3 जो है ना तीनों में है, तो लिखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू क्या हो गया, एक ही एलिमेंट मिल रहा है 3, ये हो गया आंसर। इस तरह से आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिए
इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया। अब डिफरेंस निकालता हूँ, उसके बाद वेन डायग्राम की तरफ चलता हूँ। ये मिटाइए इसको। अगर दूसरा रहे देखिए, हाँ देखिए, एक तरफ रहे ए इज अ सेट ऑफ ऑल वोवेल्स एंड बी इज सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? वोवेल्स तो वोवेल है ही, और ऑल अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश उसमें भी वोवेल है। तो कॉमन निकालने के लिए, इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटरसेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा हमारा? ऑल वोवेल्स, है ना। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ऑल वोवेल्स, ए ई आई ओ यू। अब देखिए, चलिए डिफरेंस, हाँ इंटरसेक्शन यूनियन हो गया। अब हम लोग चलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। ये क्या चल रहे हैं? ऑपरेशन डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। पहले एग्जांपल लिख लीजिए। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 10, बी इक्वल्स टू 5 6 7 8। ये डिफरेंस निकालना है, तो ए माइनस बी, इसको कैसे लिखते हैं? ए माइनस बी, ए माइनस बी लिखते हैं। ए माइनस बी, सेट ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या? ऐसे 1 2 3 4 10 माइनस 5 6 7 8। ये अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ गौर से देखिए। माइनस बी, ए माइनस बी, तो माइनस जो हो रहा है ना उसको हटा देना है। माइनस जो हो रहा है, माइनस क्या हो रहा है? बी, है ना। तो बी को बिल्कुल ही हटा देना है। क्या करना है? जैसे हम लोग सिंपली डिजिटल माइनस करते थे ना, जितना माइनस करना कर देते थे, हट जाता था, डिसअपियर्ड हो जाता था, है ना, भाग जाता था। काट देते हैं, बहुत लोग कहते हैं काटना है, तो ये इतना मेंबर को हटा ही देना है, काट के भगा देना है, माइनस कर देना है। दिस इज द रिजल्ट। हाँ, और देखिए यहाँ क्या बच जाएगा? तो फिर उतना काटने के बाद 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ दीजिए, फिर 9 आ जाएगा और 10। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस दैट्स कॉल्ड, दिस इज हियर ए माइनस बी इक्वल टू दिस, है ना। इस तरह से माइनस निकाला जाता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन ऐसे करेंगे, अ सेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन टेकिंग, या ऐसे, a set when prepared by taking all the elements of a set by deleting the elements of the other sets, then this type of sets prepared is known as difference of sets। अगर ए और बी के फॉर्म में अगर हम डिफाइन करें इसको, लेट अस कंसिडर टू सेट्स ए एंड बी, देन ए माइनस बी set A minus B is defined as the set of all elements remaining by deleting or disappearing the elements of B set, elements of set B, B set नहीं, elements of set B। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। मीन्स फिर से कहता हूं कि ए माइनस बी ए और बी दो सेट है। ए माइनस बी एक थर्ड सेट तैयार हो रहा है, ए माइनस बी एक थर्ड सेट तैयार हो रहा है, जिसमें क्या करना है? सारे मेंबर्स और रिमेनिंग सारे मेंबर्स लिखने हैं। कब रिमेंड सारे मेंबर्स लिखने हैं? तो रिमेंड कब? जब इरेजिंग, डिलीटिंग, या फिर उसको क्या कहते हैं, डिसअपियरिंग
करने के बाद, डिसअपियर करने के बाद, किसके डिसअपियर करने के बाद, जो माइनस वाला पार्ट है, जैसे यहाँ बी है, बी वाले सारे मेंबर को डिसअपियर करने के बाद जो भी बचता है मेंबर, वो सारे मेंबर से बने सेट को ही डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहेंगे। अगर दो ही सेट का डिफरेंस होगा, सेट डिफरेंस तो दो ही सेट में निकाला जाएगा ना। अब देखिए ये, अब ऐसा नहीं कंबाइंड वाला क्वेश्चंस माइंड में नहीं लाइएगा कि दो सेट इधर प्लस हो गया है और फिर माइनस कर दिया है, किसमें किसको माइनस किया है, तो दो सेट का डिफरेंस को माइनस किया है इसमें। इस तरह से कंबाइंड वाला क्वेश्चन यहाँ नहीं सोचिए। दो सेट है, दो सेट का डिफरेंस, दो सेट लाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही डिफरेंस होगा, है ना। तो यहाँ इस तरह से करेंगे। तो आप लिख सकते हैं इसको बाय डिलीटिंग या बाय इरेजिंग ऑफ द सेकंड set elements, the remained elements set is known as the difference of the set of the sets given। बस यही। अब चलते हैं हम, देखिए लगे हाथ इसमें डिफरेंस सीख लिए हैं ना, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट सीख लीजिए। यहीं से कंप्लीमेंट, उसके बाद यूनिवर्सल सेट का बर्थ हो जाएगा, यहाँ से यूज होना शुरू हो जाएगा। चलिए डिफरेंस निकालने के लिए जो a माइनस बी हम लोग लिखेंगे, ये थर्ड सेट होगा। तो आप लोग डिफाइन करने के लिए, डिफाइन करने से डरना नहीं है कि लैंग्वेज गलत हो जाएगा। लैंग्वेज जब गलत होगा तभी तो सही होगा, है ना। द थर्ड सेट प्रिपेयर्ड, ऐसे लिखना स्टार्ट कीजिएगा। द थर्ड सेट प्रिपेयर्ड बाय डिलीटिंग, बाय इरेजिंग, बाय डिसअपियरिंग द other sets and remained elements are written in the set. This third prepared set is known as different of two sets given। ऐसे बस। अब देखिए ये कंप्लीमेंट, ये फोर्थ टॉपिक चल रहा है हमारा, कंप्लीमेंट। फोर्थ नहीं, फिफ्थ होगा, बहुत सारे डिस्कस हो गए, पता ही नहीं चला। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, इसको कैसे लिखते हैं, ए यहाँ डैश दे दीजिए या इन्वर्टेड कॉमा जैसा रहता है, इसको ए कंप्लीमेंट, और ए ऐसे भी, सी इसके शोल्डर पे सी लगा दिया जाता है, तो ए कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए या ए कंप्लीमेंट ऑफ ए या ए डैश, ऐसे करके हम लोग इसको रीड करते हैं, है ना, पढ़ते हैं। अब देखो दूसरा यूनिवर्सल सेट का जिक्र किए थे, ऐसे यूनिवर्सल सेट का डिनोशन ऐसे यू से होता है, ये कैपिटल यू से भी बड़ा होता है। ऐसे यूनिवर्सल सेट को पहचानना है तो दो चार जो सेट दिए गए हैं उसमें सबसे बड़ा सेट का लिमिटेशन जिसमें है, जिसमें लार्जेस्ट स्केल का जो लिमिटेशन वाला सेट है वही हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। जिसका लिमिटेशन या जिसका दायरा बड़ा है वो यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ रहे थे, होल नंबर पढ़ रहे थे, फिर रियल नंबर पढ़ रहे थे। सबसे बड़ा लिमिटेशन किसका आया, रियल नंबर का, है ना। सबसे बड़ा लिमिटेशन रियल नंबर का आया। तो रियल नंबर और नेचुरल नंबर और होल नंबर का जिक्र हो रहा हो क्वेश्चन में, तो खुद से पकड़ लेना है कि इसमें यूनिवर्सल सेट कौन है। ऐसे लिखा रहता है, प्रॉब्लम में लिखा रहता है यूनिवर्सल सेट ये है ना। अगर नहीं लिखा है तो आप ए कंप्लीमेंट, किसी सेट का कंप्लीमेंट, जैसे ए इक्वल टू नेचुरल नंबर, बी इक्वल टू होल नंबर और सी इक्वल टू रियल नंबर, तो रियल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट। रियल नंबर वाला जो सेट होगा ये यूनिवर्सल होगा, इस तरह से। और ये यू, और एक बात और मैं बता दूं, हाँ ये इस तरह से। तो यू सपोज कीजिए कि u इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू 10 है। a इक्वल टू 5 6 7 8। तो a कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग,
देखो एक कंप्लीमेंट निकालने के लिए, एक कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। एक कंप्लीमेंट निकालने के लिए ऐसे पहले इसको लिखिए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। आ गई बात समझ में? है ना इजी? कितना इजी है। और इसके सारे मेंबर्स को लिखिए 1 2 3 डॉट 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 अप टू 10 और माइनस 5 6 7 8। ये अब इसमें जो माइनस होके जो मेंबर बच रहे हैं लिख डालिए। क्या लिखिएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 को नहीं लिखना है, 9 को लिखना है। ये हमारे हो गए क्या? ए कंप्लीमेंट। यही रिजल्ट आया हमारा, ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट, जिसका कंप्लीमेंट निकालना है। अ सेट व्हेन प्रिपेयर्ड, अ सेट व्हेन प्रिपेयर्ड by finding difference of universal set and the given set is known as the complement of the given set, complement of the given set। बस दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम इसे। a set is prepared, a set is prepared by taking the difference of a universal set and other set, difference of the universal set and the other sets, this is known as बस हो गया। और क्या, पहले ही प्रिपेयर्ड लिख दिए हैं, हो गया। दिस इज द कंप्लीमेंट सेट ऑफ द गिवन अदर गिवन सेट। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं ए कंप्लीमेंट। और आपको ये बता दूं, हाँ ये हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आइए, वेन डायग्राम की थोड़ा सा चर्चा कर लूँ, उसके बाद इसका लेना है तो ले लीजिए। इसको लिख दूं क्या? क्या लिखना है इसको? बहुत ही सिंपल चीज है, लिख देता हूं कंप्लीमेंट। A set is prepared, yeah, a set of difference, set of all elements by taking the difference of universal set and and another given set, हो गया ना? is known as complement set, complement of set of the given set, of the given another set। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। अब देखिए वेन डायग्राम, इसका शॉर्ट लेना है, ले लीजिए। यहाँ स्पेस है, मैं लिखता हूँ। देखिए वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसका नाम था यूलेरियन सर्किल। क्या था नाम इसका? यूलेरियन सर्किल। वेन का पूरा नाम है जॉन वेन। क्या है नाम? जॉन वेन। इनसे पहले भी यूलर जो थे, उन्होंने सेट को सर्किल में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था। सर्किल में
सेट को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था, तो यूलेरियन सर्किल के नाम से जाना गया है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद फिर यूलेरियन डायग्राम के यूलेरियन वेन डायग्राम के जब इसका पार्टिसिपेशन हुआ, इसका कंट्रीब्यूशन, इनका कंट्रीब्यूशन, जॉन वेन का जब कंट्रीब्यूशन हो गया, उसमें इसमें रिप्रेजेंटेशन में ये क्या बोलता है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट, फिगरली रिप्रेजेंटेशन में जब इनका कंट्रीब्यूशन हुआ जॉन वेन का, तो दोनों के नाम को जोड़ के मिला के बोला गया है यूलर वेन डायग्राम, यूलर वेन डायग्राम। और लास्ट में लेटेस्ट में यही वर्क किए, और शॉर्ट नेम भी लोग इस्तेमाल करना ज़्यादा सीख गए और उनको छोड़ दिया बेचारे यूलर्स को, और वेन डायग्राम के नाम से फेमस हो गया, ये फेमस हो गया टॉपिक। और हम लोग अभी तक वेन डायग्राम का स्टडी करते जा रहे हैं। पीछे भी जनरेशन, आगे भी जनरेशन करते रहेगा। अगर कोई आ गया इस पे भी कुछ, तो इनका भी नाम साइड कर दिया जाएगा, और फिर इस तरह से होता है। पहले वेन डायग्राम का नाम क्या था, यूलेरियन सर्कल। फिर इसके पहले यूलेरियन सर्कल के बाद क्या आया था यूलर। ये आया था क्या, इनके नाम के आगे वेन लगा दिया गया। वेन का पूरा नाम है जॉन वेन, यूलर वेन डायग्राम। उसके बाद ये सिंपली वेन डायग्राम के नाम से रह गए। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे की हिस्ट्री, इसका वर्थ वेन डायग्राम का वर्थ 1880 में हुआ, याद रखना। वेन डायग्राम 1880 में हुआ। इसके पहले 1880 के पहले यूलर साहब ने, जो ये स्विस के थे, स्विट्जरलैंड के थे, है ना, स्विस साहब ने इस पे वर्क करना शुरू कर दिया था। अपना इम्प्लीमेंट भी करते थे, एक्सपेरिमेंट भी करते थे, बट कंट्राडिक्शन का सामना करना पड़ा उनको, है ना। बहुत सारे लोग माने, बहुत सारे नहीं मानते थे, कंट्राडिक्शन का सामना फेस करना पड़ा, और इस वजह से उन्होंने ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पाया और छोड़ दिए। लेकिन सर्किल में सेट को लिखना शुरू कर दिए थे, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए थे। किसने, ये यूलर साहब ने। ये स्विट्जरलैंड के थे, स्विस के थे। और ये वेन कहाँ के थे, ये ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश थे, इंग्लैंड के कह दीजिए, या ब्रिटेन कह दीजिए, ब्रिटेन के थे। तो ये दोनों नाम मिलके यूलर्स वेन डायग्राम हुआ, और सिंपली आज वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। अब बताता हूं कि वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम कुछ नहीं, रिप्रेजेंटेशन करना है। जैसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, है ना, किसको, सेट को, उसी तरह से वेन डायग्राम डायग्रामेटिकली, डायग्राम के थ्रू या फिगर या फिगरली हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखेंगे इसमें। इसीलिए इसका नाम वेन डायग्राम जिन्होंने दिया उसके नाम से रहा। और हम लोग फिगरली या डायग्रामेटिकली, डायग्राम से के सहायता से की हेल्प से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए ये और कुछ नहीं है। इसमें क्या क्या होता है, देखो, दो तरह के सेट मिलेंगे आपको, एक बड़ा सेट, एक छोटा सेट। छोटे सेट को क्लोज्ड कर्व में लिखेंगे। छोटे सेट को, जितना स्मॉलर सेट को, छोटे सेट को क्लोज्ड कर्व में लिखेंगे। क्लोज्ड कर्व मतलब सर्किल में लिखेंगे। क्लोज्ड कर्व कहने का मतलब है कि सर्किल में ही लिखेंगे, है ना। और जो ये यहाँ पे, हाँ, एक बात मैं बता दूं, पहले जब सेट थ्योरी स्टार्ट किया था हमने बहुत सारे सर्किल ड्रॉ करके और उसमें नाम लिखना शुरू कर, सेट के मेंबर्स को लिखना शुरू कर दिया। और हमने कहा था कि कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप भी सर्किल बना के लिखो, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। ऐसा मैंने ऐसा नहीं कहा था, जो हमने पढ़ा वैसा हमने आपको बोला, जो हमने सीखा वही आपको सिखाया। लेकिन और आप भी वही करना जो मैंने कहा। बट यहाँ पे जब वेन डायग्राम की बात आती है, वेन डायग्राम के थ्रू जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो छोटे स्मॉलर सेट को, जितने भी स्मॉलर सेट हैं सारे को क्लोज्ड कर्व में ही लिखना है। सारे मेंबर को क्लोज्ड कर्व मतलब सर्किल में लिखना है।
दूसरी बात, यहाँ जब यूनिवर्सल सेट लिखने की बात आएगी, उसके लिए यूनिवर्सल सेट के लिए आप रिक्टेंगल बनाओगे। क्या बनाओगे? रिक्टेंगल। एक रिक्टेंगुलर शेप में इस तरह से कंस्ट्रक्शन बनाओगे और इसी में यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करोगे, सारे मेंबर को रिक्टेंगल में ही करोगे। कंपल्सरी, मैंडेटरी, इट्स मैंडेटरी दिस टू मैटर्स। सिंपल सेट को जो सेट है, सबसेट है या छोटे छोटे सेट हैं, इसको सर्किल में या क्लोज्ड शेप, क्लोज्ड कर्व में या सर्किल में, और इसको रेक्टेंगल में। किसको? यूनिवर्सल सेट को। हाँ, इस तरह से। और देखिए, दूसरे क्लास का टाइम हो गया है। अब मैं आप लोगों से कल मिलूंगा, अगले लेक्चर में मिलूंगा। तब तक जितना तक दिया हूँ उतना तक अपने बुक से करते रहिए प्रैक्टिस, और जो डाउट आता है आपके रास्ते में उसको क्या कीजिए, कलेक्शन करते रहिए, कलेक्ट करते रहिए। डाउट क्लास में सारे को क्लियर कर दूंगा, है ना। अभी तो थ्योरी ही चल रहा है, फिर प्रॉब्लम्स चलेंगे, तब तक आप लोगों को बहुत टाइम मिलेगा, है ना। सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा डाउट सेशन जब चलेगा तो, ठीक है। और ये अब आज का क्लास यहीं तक, और अगले टॉपिक में पढ़ेंगे ये वेन डायग्राम से रिलेटेड सारी बातें, वेन डायग्राम से रिलेटेड सारी बातें। और जान लीजिए, जितना भी टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि नहीं बनेगा। आप करके देख लेना अपने टेक्स्ट बुक से करके देख लेना। भले प्रॉब्लम होता होगा फर्स्ट टाइम, बट जब स्टार्ट हो जाएगा ना, जब मतलब एक पटरी पे गाड़ी चलने लगती है ना, उस तरह से 1-2 दिन प्रॉब्लम होगा, उसके बाद सारे प्रॉब्लम बनेंगे लिखने में। जैसे रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने में दिक्कत होगी, वेन डायग्राम बनाने में दिक्कत होगी, यूनियन इंटरसेक्शन पे आएगा प्रॉब्लम्स, उसमें दिक्कत होगी। बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, हमको लगता है 50% प्रॉब्लम आपका टेक्स्ट बुक से सॉल्व हो जाता होगा, बन जाता होगा। आप करके देखिए 50% प्रॉब्लम। और जब मैं सवाल, अभी तो सवाल नहीं चल रहे हैं, सवाल जब मैं बना के देना शुरू करूंगा, 2-4-5 प्रॉब्लम अगर बना दिया, तो हमको लगता है एक एक्सरसाइज, जो जिस एक्सरसाइज से उठाऊंगा सवाल, उसके बाद कोई आपका प्रॉब्लम बचेगा नहीं। और जो भी अगर बाय द वे बच भी गया, तो आप कलेक्ट करते रहिए, डाउट सेशन में चलेगा उसका, है ना। चलते चलते यही कहूँगा, दूसरा क्लास नहीं रहता तो और मैं टिका रहता। यही कहूँगा कि मेरी मेहनत के लिए आप लोग क्या दीजिएगा, जब आपको लगा हो कि मैं कुछ सीखा हूँ, मेरे अगर डियर स्टूडेंट्स कुछ सीखे हैं, आपके ये जो पेरेंट्स देख रहे हैं, कुछ लगता है कि सीखने लायक है ये, और मेरे ऑल द व्यूअर्स कुछ सीखे हैं, लग रहा है कि ना ये कंफर्टेबल है, यूजफुल है, हेल्पफुल है वीडियो, तो आप भी हमको थैंक दीजिए एज ए फी। 3 चीज़ करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए खुद को, अभी तक नहीं किए हैं तो। अगर मेरे चैनल को अभी तक फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, है ना। फ़ायदे में रहिएगा, बिल्कुल फ़ायदे में रहिएगा, या तो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, फ़ायदे में ही रहिएगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इतना तो कर दीजिए। यही मेरा दक्षिणा है, यही मेरा फीस है। और एक बात और, हाँ, अगर भूल जाए आपको चैनल, अगर भूल गए हो चैनल को, इधर उधर चला गया हो, तो r.j.ee क्लासेस ये सर्च कीजिएगा, फर्स्ट में ही आ जाएगा, है ना। और कर दीजिए सब्सक्राइब। और कैसा लगा आप कमेंट में लिखिए, है ना। अगले लेक्चर के लिए मैं ही आपका वेट करूँगा, आप मेरा वेट मत कीजिए। और आपके लाइक, आपके कमेंट और आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है। इतना जो टेरिबली बिजी होते हुए भी मैं इतना टाइम निकाला हूँ इस लेक्चर को बनाने के लिए और अपलोड करवाने के लिए, तो इसके लिए आपकी तरफ से मोटिवेशन तो चाहिए ना। आप अगर मोटिवेट